तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, ठीक है। और सेट सी का पेपर है, BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी में पूछा गया पेपर है। वैसे तो यह ऑल ओवर झारखंड में काम देगा, सभी के MCQ में केवल, ठीक है। स्पेशली बात करें तो ऑल यूनिवर्सिटी में आपका सब्जेक्टिव आता है, केवल 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं BBMKU और NPU, ये दो यूनिवर्सिटियों में आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पेपर आता है, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं BBMKU 2024 सेट सी का पेपर, सेशन 23 से 27 वालों का, ठीक है। आप फ्यूचर में देख सकते हैं किसी भी सेशन का, सभी का काम देगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी मैच कीजिएगा अगर आप एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कितने प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ? तो देखिए, पुरुषार्थ में आता है आपका धर्म, अर्थ यानी कि संपत्ति, ठीक है, काम, ठीक है, और आपका आता है एक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। ये मनुष्य जीवन में 4 ही चीज करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन डी। चलिए आगे है नेक्स्ट, कौन सा वेद संगीत का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामवेद, सारेगामापाधानिसा, ठीक है, सामवेद से उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति का मूलक अर्थ क्या है? ठीक है, तो फिलॉसफी शब्द का मतलब होता है दोस्तों लव ऑफ लर्निंग, यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम। यहाँ पे प्रति प्रेम जो है थोड़ा सा स्पेस देके इनको लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने गलती किया है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा इसमें पूछा गया है कि भारतीय दर्शन में दुख कितने प्रकार के होते हैं? दुख मत पूछो यार तो दोस्तों भारतीय दर्शन में दुख 3 प्रकार के होते हैं। ये दुख आपके शरीर के हो सकते हैं, जिसको दैहिक दुख बोलते हैं, दैहिक यानी कि आपके देह से संबंधित दुख। दूसरा भौतिक दुख, जो आपके धन संपत्ति से संबंधित है, घर द्वार नहीं है, तो ये आपका गाड़ी घोड़ा नहीं है, ठीक है, लैपटॉप मोबाइल नहीं है मेरे पास, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब है यार, तो इसको बोलेंगे भौतिक दुख। और एक होता है आध्यात्मिक दुख या धार्मिक दुख, ठीक है, जिसमें आपको क्या बताएं, धर्म से संबंधित, मेंटल वगैरह वगैरह जो हो गए, ये आपके धार्मिक दुख हो गए। पढ़ो और लड़ो का नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया है विनोद बिहारी महतो ने, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 5 का। 6 नंबर, वेद के उपनिषद भाग को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, वेद के उपनिषद भाग को वेदांग। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर 6 का। 7 नंबर है, जैन तीर्थंकर, जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों महावीर स्वामी थे, ऋषभ देव पहले हैं, महावीर स्वामी 24वें हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें। पारसनाथ 23वें हैं, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो बोध गया बिहार में स्थित है, जिसको बोधि वृक्ष नाम दिया गया बाद में, और आज भी वहाँ पे पूजा होती है। नेक्स्ट है, जनजातियों का भगवान कौन है? तो बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि दी गई है, भगवान नहीं, वैसे भगवान है सिम बोंगा, ठीक है, जनजातियों का, तो बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्चुअल में। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा खूंटी जिला का ओलीहातू, ठीक है, ओलीहातू खूंटी जिला में स्थित है। खूंटी जिला पहले रांची जिला में था जब बिरसा मुंडा जन्म लिए। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो 7वां है जी, अकॉर्डिंग टू एरिया। फर्स्ट नंबर पे कौन है? रसिया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ठीक है, तो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन? गोवा। कहाँ गया गोवा? ढूंढो गोवा को, मात्र 2 जिला है इसमें। आज दिन है पानी पानी पानी, ये गाना सुने, गोवा में शूट हुआ है। चलिए जब जाएंगे तो मज़ा आएगा ना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए, चीन के साथ जो है हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करता है, नागालैंड नहीं करता है, नागालैंड नहीं करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा होती है? तो देखिए, सिंपली से अगर आप भारत को बनाइएगा, ये हमारा भारत कुछ इस टाइप से है, ठीक है, ये हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं भारत, ये गुजरात हो गया, ये हमारा भारत मान लीजिए, तो ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्व।
तो क्या बोल रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में। तो हमारा उत्तर ये वाला और पूर्वी दिशा, ठीक है, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए। अगर बोलता उत्तर पश्चिम, तो हमारा पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है उत्तर पूर्वी तटीय प्रदेशों में वर्षा कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों, कोरोमंडल तट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में, बंगाल की खाड़ी साइड में कोरोमंडल तट स्थित है। अरे यार, कौन गाड़ी पार हुआ यार इतना जोर से। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च शिखर केटू हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों केटू जो है हमारा काराकोरम में स्थित है। काराकोरम कहाँ है, बी नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम, बी नंबर, ठीक है। कंचनजंगा पूछ ले तो सिक्किम मारिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है, ठीक है। तो नर्मदा कहाँ है, नर्मदा खोजिए जी, ये रहा सी नंबर। इसको मध्य प्रदेश के जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर रेवा नदी भी इसे कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक वनों का ज्वारीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे मिलता है। इंग्लिश में बोलेंगे मैक्सिमम एरिया टू टाइडल फॉरेस्ट इज फाउंड इन। तो दोस्तों टाइडल फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा जो है हमारा पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा, किस मिट्टी में लौह तत्व अत्यधिक होती है। तो दोस्तों लाल मिट्टी में लौह तत्व अत्यधिक होते हैं। यहाँ पे लाल मिट्टी हमारा कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग मारेंगे लेटेराइट मृदा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो सबसे कम वर्षा जो है हमारा जैसलमेर में प्राप्त होता है। वैसे लेह, चेरापूंजी में तो सबसे ज़्यादा होता है। लेह, बीकानेर और जैसलमेर, ये तीनों जगह सूखा वाला एरिया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है जैसलमेर। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में तटरेखा सबसे लंबी है। तटरेखा, तट मतलब होता है समुद्र का किनारा, ठीक है। तो समुद्र के किनारा जो है सबसे ज़्यादा समुद्र गुजरात में कवर करता है, ठीक है, गुजरात। और अगर बोला जाए सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश, जो कि दूसरा बड़ा सबसे बड़ा तटीय स्टेट है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण किससे किया गया। वैसे तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि साहित्यिक स्रोत भी है, विदेशी यात्रियों का विवरण भी है, पुरातात्विक अवशेषों भी है, ब्राह्मणों के ग्रंथों पर भी है, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय निर्माण इन सभी से हुआ है। अब एक्चुअल में राइट आंसर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब टिक लगा लीजिए, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर आपको सही उत्तर क्या दे, ठीक है। अगला है, भारतीय पुरातात्विक का जनक किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातात्विक विद का जनक। और भारतीय पुरातात्विक मतलब एक संस्था भी है, ठीक है। ये एक अंग्रेज थे दरअसल, और अंग्रेज लोग बहुत कुछ दिया भी है, भारत में सताया है वो अलग, मतलब वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत कुछ दिया है इसको भी मैं मानता हूँ। रेल सबसे बड़ी देन है इन लोगों की। नेक्स्ट है, गीत गोविंद ग्रंथ का लेखक जयदेव किस शासक का दरबारी कवि था, ठीक है। तो गीत कवि जो थे, गीत गोविंद एक किताब है, उसके लेखक हैं जयदेव, ठीक है। और ये जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, इनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, बृहद संहिता के लेखक कौन है। तो दोस्तों बृहद संहिता के लेखक हैं कौन, ब्रह्मगुप्त। कहाँ पे है, ब्रह्मगुप्त बोलता हूँ, वराहमिहिर, वराहमिहिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वराहमिहिर। अगला हमारा, चचनामा किस भाषा का ग्रंथ है, ठीक है। तो चचनामा जो है हमारा पर्शियन भाषा का ग्रंथ है, जिसको हम लोग फारसी भी बोलते हैं, पर्शियन। झारखंड में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज अभी भी पढ़ाया जाता है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, SKMU दुमका में फारसी अभी भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में। अगर आप में से कोई करना चाहे तो फारसी ऑनर्स कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है सूर्य मंदिर, ठीक है, का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों सूर्य मंदिर का निर्माण जो है, अरे यार, सूर्य मंदिर मार्तंड मंदिर, ठीक है, इसका भास्कर वर्मन, कन्नौज के हर्षवर्धन। देखिए इसका एक्चुअल में मैक्सिमम जो संभावना है, मैं इसका नहीं जानता हूँ यार, कश्मीर के शासक ललितादित्य से हो सकता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसका क्लियर आंसर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही आंसर होगा, ठीक है, सॉरी मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। चलिए, अमरकोश के रचयिता कौन है, ठीक है, क्योंकि कुछ आंसर ऐसे हैं ना जिसका आंसर आपको नहीं मिल पाएगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है।
तो अमर कोश के रचयिता कौन है? अमर कोश के रचयिता हैं अमर सिंह। अमर सिंह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि मिश्रित जातियों का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, हाउ वेयर मिक्स्ड कास्ट फॉर्मेड। तो दोस्तों मिश्रित जातियों का जो निर्माण हुआ है कर्म के आधार पर हुआ है, बेस्ड ऑन वर्क। ठीक है, यहाँ पे अच्छा होता कि बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन लिख देता, पेशा के आधार पर, तो ज़्यादा अच्छा होता। नेक्स्ट है हमारा एलोरा गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। एलोरा और अजंता दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, का निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट शासक, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, यूनानी यात्री मेगास्थनीज थे, यूनान के यात्री थे, इंडिका की रचना की है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का उल्लेख करें। देखिए, अल्प विकसित यानी कि अनडेवलप्ड था, ये बात सही है। बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, ये भी बात सही है। स्थिर था, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। 32 नंबर क्वेश्चन है कि समाज के सामने मुख्य आर्थिक समस्या क्या है? भाई हमें नौकरी दे दो, नहीं तो कोई काम दे दो, यही बोलता है ना आदमी। बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट 83% है। मतलब विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत, और इसके पास काम नहीं है करने को। युवा लोग आराम से मोबाइल लेता है, मतलब पबजी, फ्री फायर, या फिर क्या बोलते हैं यार आप लोग, बैठ के कुछ ना कुछ काम नहीं करता। 18 साल कंपटीशन का तैयारी करेंगे गुरु, कितना साल तक? 30 साल तक। वक्का बूढ़ आदमी, तैयारी करना है कंपटीशन का, कीजिए, लेकिन मैक्सिमम एज 24, ऐसे तो मैं कहूँगा 25, इससे एक कदम भी आगे मत बढ़ाइए। आप पहले काम खोज लीजिए। 25 साल बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आप 18 साल से ही काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके फैमिली का मंथली इनकम 20,000 से कम है, ठीक है, तो मैं कहूँगा काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, नहीं तो फ्यूचर में जा कर के आप ही धोखा खाइएगा। बाकी आपकी मर्जी यार। ठीक है, और 25 साल के बाद कोई काम ढूंढिए। हाँ, काम कीजिए और आप तैयारी कीजिए ना 50 साल तक, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन काम कीजिए भाई, क्योंकि काम करिएगा तभी हमारा देश डेवलप करेगा। आपकी दलीलों से नहीं, काम से देश चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान डैश पर दिया गया। तो किस पर दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के डैश होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर, जिसको हम लोग तृतीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है? तो देखिए, चावल एक अनाज है, गेहूं भी एक अनाज है, चना एक दलहनी फसल है यानी कि दाल है, चना दाल खाते हैं, चना दाल। हाँ, और मक्का एक मोटा अनाज है। देखिए आलू, नेक्स्ट है हमारा आलू। तो आलू एक कैसा फसल है? तो देखिए, आलू जो है हम लोग ठंडा के दिन में उगाते हैं, जिसके कारण पाला भी पड़ जाता है। तो यह एक प्रकार का रबी क्रॉप है, रबी फसल है। ठीक है, और आलू लगभग प्राय सभी के घर में उगता ही है, आप लोग के भी घर में उगता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है उनकी संख्या कितनी है? देखिए, अभी 6 प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में आपको लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आपका हो गया आपका परमाणु उद्योग वाले, ठीक है, उसमें लाइसेंस कंपलसरी है। और उसके बाद आपका केमिकल वाला, ठीक है, जिस देखिएगा अगर आप आजकल कोई आपका ये एक उर्वरक खाद भी भंडार खोलेगा तो उसको एक लाइसेंस चाहिए। तो कुल मिला के 6 प्रकार के इंडस्ट्रीज हैं जिसको लाइसेंस किया गया है। ठीक है, अगला है विश्व में भारत का जूट के निर्यात में कौन सा स्थान है? ठीक है, जूट जिसको हम लोग सनखाड़ी के नाम से भी जानते हैं झारखंड में, और सनई भी बोल सकते हैं आप लोग। तो देखिए, जूट के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? ठीक है, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए, वैसे मैं बता दूं, भारत में जो पश्चिम बंगाल है सबसे पहला है, आप लोग को एक आंसर करना है। भूदान आंदोलन के जन्मदाता कौन है? भूदान आंदोलन के संस्थापक हैं आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, 1951 में शुरू किए थे, तमिलनाडु के पोचमपल्ली गांव से। भूमि का दान था, भूदान मतलब भूमि का दान। ठीक है, भूमि का दान मतलब राजा से मांग करके ज़रूरतमंदों को, लोगों को बांटा करते थे।
नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने कस्तूरबा से विवाह किया था कितने वर्ष की उम्र में? तो देखिए, कस्तूरबा गांधी से विवाह तो किया था महात्मा गांधी 13 वर्ष की उम्र में। महात्मा गांधी का उम्र था 13 वर्ष और कस्तूरबा गांधी का 14 वर्ष। ठीक है, और इनके नाम से हमारे झारखंड में एक स्कूल भी चलता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नाम सुने होंगे। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का मूल सिद्धांत निम्न में से कौन है? ठीक है, तो सत्याग्रह मतलब होता है सत्य अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, हम किसी को हिंसा नहीं करेंगे। ट्रूथ यानी कि हम हमेशा सत्य बोलेंगे। दुख सहने की क्षमता भी रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, ये सभी गुण थे। अगला हमारा, डांडी मार्च कौन सा आंदोलन को प्रज्वलित किया? देखिए, डांडी मार्च जब हुआ था 500 रुपये के नोट में छपा हुआ था, महात्मा गांधी और उसके साथ बहुत सारे आदमी चल रहे थे। ठीक है, तो वह था नमक पे टैक्स लगाया गया था उसको रोकने के लिए, और इसीलिए हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि 44 नंबर, डैश के अंत में खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन एक साथ मिलकर राष्ट्र आंदोलन बन गए, कब? देखिए, वैसे बात किया जाए तो लियाकत अली और शौकत अली दो अली बंधु थे, अली भाई थे। 1919 में स्टार्ट हुआ और 1922 में जो है पूरी तरह से यह क्या बोल सकते हैं, मिल गया। ठीक है, दूसरे आंदोलनों के साथ, असहयोग आंदोलन के साथ मिल गया। तो मिल कब गया था? 1919 में स्टार्टिंग हुआ, 1922 में मिल गया। ठीक है, तो राइट आंसर हम लोग 1922 ही मारेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा सा उसको डेट जो है लंबा लंबा देना चाहिए था यार, इतना डीप पूछिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, छींक आता है और फिर बंद हो जाता है, बहुत डेंजर स्थिति है ना। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1919 ईस्वी के बाद डैश के बाद ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा में खर्च में वृद्धि हो गई। देखिए, 1914 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, कांड नहीं बोलना चाहिए, वॉर बोलना चाहिए। 1914 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1919 तक चला था, हम सभी जानते हैं 1914 से 1919 तक। इसके कारण जो है ब्रिटिश सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, अगला है हमारा, मुस्लिम लीग के निर्माण के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों, जब मुस्लिम लीग का निर्माण हो रहा था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डैश प्रोविंस में बांटा। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 3 भागों में बांटा था। बंगाल विभाजन का नाम सुने होंगे, यह हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को क्या किया कि उड़ीसा में एक बांट दिया, एक बोला कि अरे भाई तुम उड़ीसा, इसको बांटो हम बिहार में, और एक वो बंगाल ही रहने दो। ठीक है, तो 3 भागों में बांट दिया। क्यों? बोला है कि प्रशासनिक विकास करेंगे, और वास्तव में देखा जाए तो प्रशासनिक विकास नहीं हुआ था उस टाइम पे लोगों को तोड़ने के लिए बांटा गया था। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत पहली बार डैश में गाया गया था। तो कब गाया गया था पहली बार राष्ट्रगीत? 1911 में गाया गया था ना, 1911। नेक्स्ट है हमारा 1949, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। डॉक्टर थे या नहीं थे मालूम नहीं यार, रविंद्रनाथ टैगोर इसको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गीतांजलि के लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिसे नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर, निम्न में से कौन 1914 में अमेरिका जाकर गदर पार्टी में सम्मिलित हुए? ये भी एक कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर क्या है आप लोग निकाल लीजिएगा। कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर मैं सही रूप से नहीं दे पाया हूँ। ठीक है, वैसे मैं इस पर टिक मारूंगा लाला लाजपत राय। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं यार कि सभी प्रश्न मुझे भी आए। ठीक है, सब प्रश्न आएगा तो फिर तो मैं तो आदमी नहीं, क्या बोलेंगे, रोबोट बन जाऊँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट। सब एग्ज़ाम लगभग आपका कंप्लीट हो गया, अंतिम पेपर है डिजिटल एजुकेशन, देखिए क्या होता है। और एग्ज़ाम के बाद क्या कीजिएगा, सेमेस्टर 3 का तैयारी कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों, आप अपना हाथ का कला सीखिए यार। ठीक है, स्किल सीखिए। आप कोई भी काम सीख लीजिए, ये काम देगा आपको। पढ़ाई लिखाई आजकल बहुत ज़्यादा BA MA PhD कर करके MTech कर करके बैठा हुआ है कैंडिडेट। ठीक है, IIT करके बैठा हुआ है, इसलिए स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब देखिए, मैं मानूंगा, लेकिन उससे ज़रूरी है कि छोटे छोटे काम भी कीजिए कम से कम। ठीक है,
हाँ, आप आईएएस बनिएगा, मान रहा हूँ आईएएस बनिएगा, ठीक है, लेकिन पहले छोटा छोटा काम तो कर लो भाई। ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद होगा फिर बाद में। जैसे ही आपकी मर्ज़ी यार, जो करना है करिए। हाँ, पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डांट दिया ना, आप लोग रोने मत लगिएगा।